हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरी चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है निधि कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट फंड्स एंड प्रोड्यूसर कंपनीज। तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो इसमें प्रोड्यूसर कंपनी चलो डिफरेंट थिंग है, टोटली डिफरेंट चैप्टर है वो, उसके बारे में अलग बात होगी। और जो निधि कंपनी है और एक शब्द है म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, वो दोनों सेम ही चीज होती हैं। क्या है वो, उनके बारे में पढ़ेंगे और प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। एंड मैं अगर आपको पेपर के हिसाब से बताऊं तो ये पेपर में ज्यादा नंबर का नहीं आता है, मुश्किल से 5-7 नंबर का आता है ये चैप्टर। लेकिन ना बहुत कम लोगों को इंडिया के अंदर इस चैप्टर की समझ है और बहुत कम लोगों को इस चैप्टर की जानकारी है। तो अगर आप इस चैप्टर को ढंग से कर लोगे ना तो मेरे प्रॉमिस है दैट यू विल लव इट। और इंडस्ट्री में जो आपकी नॉलेज होगी ना इस चैप्टर को लेकर, मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे तो छोड़ो, बहुत सारे टीचरों को भी नहीं होगी। ये मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हारे को, ऐसा पढ़ाऊंगा तुम्हारे को। मैंने अपने हाथ से बनाई है निधि कंपनी, करेंगे उसके बारे में बात। तो स्टार्ट करते हैं निधि कंपनी के बारे में। बड़े ध्यान से सुनना मैं कहने के जा रहा हूं। देखो शब्द क्या है, निधि। निधि कंपनी, निधि को इंग्लिश में बोलते हैं सेविंग। निधि एक हिंदी शब्द है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है सेविंग, बचत करना, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में बोले तो बचत करना। हम कुछ पैसा हर महीने बचा रहे हैं। अब ये निधि कंपनी का कंसेप्ट क्या है, बड़ा तुम ऐसे समझो। अगर मैं इसको बहुत प्यार से समझाऊं ना, बहुत प्यार से, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ये छोटा बैंक होता है, एक किस्म से छोटा बैंक। अब ये छोटा बैंक क्या है, लेकिन ये बैंक से डिफरेंट क्यों है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये बैंक से डिफरेंट क्यों है। अच्छा, जैसे एक बैंक होता है, बैंक, मैं तुम्हें ना तीन चीजें समझा रहा हूं, पहले उसको समझो, फिर निधि कंपनी के बारे में समझेंगे। पहले हम यहां पे एक कैटेगरी बनाते हैं बैंक की, एक कैटेगरी बनाते हैं एनबीएफसी की, तीसरी कैटेगरी बनाते हैं निधि कंपनी की। यहां पे हम लिखते हैं बैंक, यहां हम लिख देते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और यहां तीसरा हम लिख देते हैं निधि कंपनी। निधि कंपनी, तीनों में फर्क समझना क्या है। पहले बैंक से शुरुआत करते हैं क्योंकि बैंक एक बहुत कॉमन चीज है। बैंक का क्या रोल होता है, बैंक का क्या काम होता है, आप मेरे को ये समझाओ। सर, हम बैंक के अंदर बड़ी सारी चीजें करते हैं। अगर हमारे को बैंक के पास, हम हर महीने कुछ पैसा कमा रहे हैं, अगर हम उसके लिए सेविंग करना चाहते हैं, उस पैसे को जमा करना चाहते हैं, तो हम बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, राइट। हम बैंक के पास अपना हर महीने पैसा जमा करते हैं, उसके लिए सेविंग करवाते हैं। अच्छा, अगर हमें उस पैसे के ऊपर, हमें लगता है कि यार हमारे पे बहुत सारा पैसा और घर में खर्च हो रहा है, हम उस पैसे की बैंक के पास फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं, एफडी, जिसको हम बोलते हैं एफडी। और बैंक हमारे को क्या देता है, मान लो हमने 1 साल की एफडी कर दी और मान लो 6% की रिटर्न है एफडी की, तो इसका अगर आप बैंक में 10 लाख रुपए जमा करा रहे हो तो आपको बैंक हर साल 10 लाख के ऊपर क्या देगा, 6% का मतलब हो गया 60,000, 60,000 रुपए का आपको इंटरेस्ट देगा। ये बैंक का काम है। अच्छा, इसके अलावा आप अगर बैंक से लोन लेना चाहो तो आप बैंक से लोन ले सकते हो। अच्छा, अगर आप किसी बैंक से लोन लेना चाहते हो तो जरूरी नहीं है कि आप उस बैंक के पास अपना अकाउंट खुलवाओगे तभी आपको लोन मिलेगा। बैंक किसी को भी लोन दे देता है, आप उस बैंक के कस्टमर हो या नहीं। मान लो मेरा बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक में है और मेरे को आईसीआईसी बैंक से लोन लेना है क्योंकि वो मेरे को थोड़ा सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, तो मैं आईसीआईसी से भी लोन ले सकता हूं, अप्लाई कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरा जिस बैंक में अकाउंट होगा मैं उसी बैंक से लोन लूंगा, मैं किसी भी बैंक से लोन ले सकता हूं, जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं उससे लूंगा। अच्छा, प्लस बैंक में मेरा अकाउंट खुल रहा है तो बैंक मेरे को चेक बुक इशू करता है। अगर मेरे को रोजमर्रा की किसी को डेली बेस पे पेमेंट करनी है तो मैं उसको चेक काट कर दे दूंगा क्योंकि मेरा बैंक में अकाउंट है। मान लो मेरे बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं और बैंक ने मेरे को चेक बुक इशू कर रखी है और मेरे को किसी को 1 लाख की पेमेंट करनी है, तो मेरे को 1 लाख रुपए से कैश देने की जरूरत नहीं है, मैं उसको 1 लाख का चेक काट दूंगा, बैंक से जाके कैश करा लेगा। ये सब होते हैं बैंकिंग फंक्शन। इसका मतलब बैंक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी मार्केट के अंदर, हमारे समाज के अंदर। और बैंक के लिए तो बैंक दो काम करता है, एक तो फाइनेंसिंग फंक्शंस परफॉर्म करता है, एंड दूसरा बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म करता है। आई होप आपको फाइनेंसिंग फंक्शंस और बैंकिंग फंक्शंस में फर्क समझ आता होगा। क्या फर्क है? अच्छा, फाइनेंसिंग फंक्शंस होते हैं बैंक आपको लोन देता है ना, आप बैंक के पास एफडी करवा सकते हो, बैंक उसके ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, आपको पैसे की जरूरत है बैंक से लोन ले सकते हो, आप बैंक को ब्याज दोगे उसके ऊपर। ये सब आते हैं फाइनेंसिंग फंक्शन में। लेकिन बैंकिंग फंक्शंस में क्या आते हैं? चेकबुक इशू करना। आप बैंक के पास चेकबुक इशू करवाते हैं, बैंक आपको चेकबुक देता है, तो चेकबुक इशू करना एक क्या है, चेकबुक क्या है, बैंकिंग फंक्शन है जो बैंक आपको चेकबुक देता है। बैंक अकाउंट ओपन करना, बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हो ना, अकाउंट खुलवाते हो, जैसे आप
सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आपकी कम ट्रांजैक्शन होती है तो आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो। बिजनेसमैन लोग क्या करवाते हैं, करंट अकाउंट खुलवाते हैं, है ना। सेविंग्स अकाउंट खुलवाना, करंट अकाउंट खुलवाना, ये सब बैंकिंग फंक्शंस के अंदर आ गए। और बैंकिंग फंक्शंस में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, बैंक के बहुत सारे फंक्शंस आप लोगों को 11वीं 12वीं में स्कूल में पढ़ाए गए होंगे, इको में पढ़ाए गए होंगे, है ना। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, अगर आपको डीडी, है ना, बहुत सारी जगहों पे आपने सुना होगा डीडी बनता है। डिमांड ड्राफ्ट का काम क्या होता है, मान लो कुछ जैसे चेक और डिमांड ड्राफ्ट में फर्क क्या होता है। चेक में क्या होता है कि आपने किसी को 1 लाख का चेक काट के दे दिया, तो उसमें चेक का मतलब यह है कि अगर आपने किसी को चेक काट के दे दिया, अब वो सामने वाला बंदा जाके चेक को प्रेजेंट करेगा। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए होंगे तो वो उस आपके अकाउंट से निकलकर सामने वाले को मिल जाएंगे। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं होंगे तो चेक बाउंस हो जाएगा। चेक क्या हो जाएगा, बाउंस, डिसऑनर हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड्स होंगे तो चेक क्लियर नहीं होगा। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में फर्क क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट में आप पहले बैंक को पैसे देते हो 1 लाख रुपए, और उसके बाद बैंक आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाकर देता है। एक ड्राफ्ट बनाकर देता है जिसमें यह लिखा होता है कि बैंक ने आपसे 1 लाख रुपए रिसीव कर लिए हैं। अब आप वो डिमांड ड्राफ्ट किसी को भी पकड़ाओगे तो वो डिसऑनर नहीं होगा, क्यों, उसमें पैसे पहले ही जा चुके हैं सामने बैंक के पास। बैंक वही पैसे आपके उसको पकड़ा देगा जिसको चाहिए। और चेक में फर्क क्या होता है, बैंक के पास पहले पैसे नहीं गए हैं, वो तो आपने अपने अकाउंट का चेक काट के दिया। अगर आपके अकाउंट में पैसे पड़े होंगे तो वो चेक क्लियर होगा, पैसे नहीं पड़े होंगे तो बैंक चेक क्लियर नहीं होगा, बैंक क्लियर नहीं करेगा अगर आपके बैंक में अकाउंट में पैसे नहीं होंगे। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में हमने पहले ही बैंक के पास पैसे जाके रखवाए हैं, अब वो डिमांड ड्राफ्ट हमने पहले ही पैसे दे दिए, उसके बाद वो चीज मिली है, तो ऑब्वियस बात आप किसी को भी 1 लाख का डिमांड ड्राफ्ट दोगे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, उसका बाउंस नहीं होगा, कोई चक्कर है नहीं, पहले ही पैसे गए उसके बाद वो चीज बनी। तो ये सब बैंकिंग फंक्शंस होते हैं। और फाइनेंसिंग फंक्शंस में क्या होता है, लोन वगैरह, जो आप बैंक से लोन वगैरह लेते हो, ये सब किस में आ गया, फाइनेंसिंग फंक्शंस में। अब आता है दूसरी कैटेगरी होती है, और इंडिया में, अच्छा इंडिया में अगर आपको बैंक बनाना है, अगर आपको इंडिया में बैंक बनाना है तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। इंडिया में बैंक को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, बैंक को इनकॉर्पोरेट करने के लिए अगर किसी को इंडिया में बैंक खोलना है पूरा, तो एक बैंक खोलना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मिनिमम कैपिटल ही, अगर आपको पता बैंक को खोलने के लिए, इंडिया में बैंक को खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए कैपिटल चाहिए। तो मैं दिखाऊं, अगर मैं तुम्हारे को दिखाऊं इंडिया में बैंक खोलना कितना आसान है, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, अभी निधि कंपनी से कंपेयर करूंगा, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड ही है। निधि कंपनी एक छोटा बैंक है, लेकिन बैंक में और निधि कंपनी में और एनबीएफसी में क्या फर्क होता है, मैं तुम्हें फर्क बताऊंगा अभी। पहले हम देखते हैं बैंक के बारे में। अगर आपको इंडिया में एक बैंक खोलना है तो आपको कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हर चीज की अलग अलग है फॉर बैंक। अगर इंडिया आपको बैंक खोलना है तो कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है आपको, कुछ और ही खुल के आ गया। मिनिमम कैपिटल की जगह नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट लिख देते हैं, नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट्स फॉर बैंक कितनी है, कितनी है, ये तो एनबीएफसी की आ गई, एनबीएफसी की आ गई 25 लाख नेट ऑन फंड और 2 करोड़ सिंस अप्रैल 99। ये तो एनबीएफसी की हो गई। बैंक की कितनी है, नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग अ बैंक कर देते हैं, ये एनबीएफसी दिखा रहा है बार बार, लेकिन एनबीएफसी की तो 2 करोड़ होती है। देखो पहले एनबीएफसी की इंडिया में अगर आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनानी है, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, जो बैंक का काम नहीं कर रहे, फाइनेंस का काम कर रहे हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है 2 करोड़ की। पहले 25 लाख होती थी, जो कह रहा है सिंस अप्रैल 99 कितनी हो गई, 2 करोड़ की। अगर आपके आखिर में आपको इंडिया में एक एनबीएफसी बनानी है तो 2 करोड़ रुपए आपको कम से कम चाहिए, आपके पास होने चाहिए। और अगर आपको बैंक बनाना है ना तो 100 करोड़ चाहिए होते हैं। मैं तुम्हारे को वो दिखा रहा था, वो आ नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपॉजिटेड विद बैंक्स, बैंक का नहीं शो कर, फॉर प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया। ये रहा इनिशियल मिनिमम कैपिटल फॉर ओपनिंग अ बैंक फॉर अ न्यू बैंक शैल बी 200 करोड़। 100 करोड़ भी नहीं, 200 करोड़ चाहिए आज की डेट के अंदर, ठीक है। तो ये रही वो चीज, ये रही रिक्वायरमेंट। मैं तुम्हें बोल रहा ना कि बैंक 2 करोड़ में नहीं खुलता, बैंक अब 2 करोड़ में नहीं खुलता, बैंक के लिए तो कई करोड़ चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब वो मैं बताना नहीं चाह रहा था, तुम्हारे को कोई लिमिट भी याद नहीं करनी है, हम बैंक का कोई चैप्टर भी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होता है और बहुत हैवी कैपिटल चाहिए होती है बैंक्स खोलने के लिए। अब आते हैं एनबीएफसी पे। एनबीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नॉन बैंकिंग
फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी क्या है? एक मिनट, पेन नहीं चल रहा ढंग से। अब चलेगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी। अगर आपको इंडिया में एनबीएफसी खोलनी है, क्या खोलनी है? एनबीएफसी। ऐसे नाम से क्लियर है, जो बैंक का काम नहीं कर रही लेकिन फाइनेंस का काम कर रही है। फाइनेंस का मतलब लोन लेना देना कर रही है। अगर आपको लोन की जरूरत है आप इनसे जाकर ले लो, लेकिन बैंक का काम नहीं कर रहे, मतलब चेक इश्यू करना, बैंक अकाउंट खुलवाना, ये सब काम ये नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं? सिर्फ आपका क्या करते हैं? फाइनेंस का काम करते हैं। आपको पैसे की जरूरत है, आप इनसे लोन ले सकते हो, और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बैंक्स। और ज्यादातर आप देखना कि जब अगर आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आप एनबीएफसी पे जाओगे तो बहुत सारी एनबीएफसी है, उनके लोन देने का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, वो दे देती है। तो इनको हम बोलते हैं एनबीएफसी, जो बैंक का काम नहीं कर रही लेकिन फाइनेंस का काम कर रही है ना। इंडिया में इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हो मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस सुना होगा ना, टीवी में ऐड आती है, गोल्ड लोन देता है। ये क्या है? एनबीएफसी है। बहुत सारी एनबीएफसी इंडिया के अंदर, उसमें एक एग्जांपल लिखवाया मैंने। मुथूट फाइनेंस हो गया, एचडीबी फाइनेंस हो गया, एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे एनबीएफसी जो इंडिया में बैंक का काम नहीं कर रही लेकिन फाइनेंस का काम कर रही हैं। अगर आपको इंडिया में एनबीएफसी बनानी है तो इसके लिए आपने देख लिया मिनिमम क्राइटेरिया नेट ओन फंड्स का। नेट ओन फंड के अंदर आती है पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी, प्रीमियम अकाउंट, अभी उनके बारे में पढ़ेंगे। एक नॉर्मल अगर आपको बैंक और एनबीएफसी बनाने उसके लिए मिनिमम नेट ओन फंड का क्राइटेरिया होता है, उसमें होती है मिनिमम नेट ओन फंड में पेड अप कैपिटल भी आती है, फ्री रिजर्व भी आता है, सिक्योरिटी, प्रीमियम अकाउंट भी आते हैं। हालांकि निधि कंपनी में नेट ओन फंड की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। जब हम इसके अंदर भी निधि कंपनी का चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, तो जब हम इसके अंदर पढ़ेंगे तो अलग बात करेंगे। तो वो मिलाकर कितनी होनी चाहिए? बैंक के केस में 200 करोड़ रुपए तक का क्राइटेरिया जा रहा है, एनबीएफसी के केस में 2 करोड़ रुपए का होता है। मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए अगर आपको इंडिया में एनबीएफसी खोलनी है। और यहां पे भी अगर आपको बनानी है, अगर आपको इंडिया में एनबीएफसी एस्टेब्लिश करनी है तो आपको यहां पे भी क्या करना पड़ता है? प्रायर आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है। प्रायर आरबीआई का क्या लेना पड़ता है? अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर इंडिया में आपको एनबीएफसी पे एस्टैब्लिश करनी है तो आपको प्रायर आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये बैंक और एनबीएफसी फर्क हो गया। अब आते हैं निधि कंपनी पे। निधि कंपनी क्या है? निधि कंपनी के आगे यहां पे लिख लो, इट इज ऑल्सो एनबीएफसी। इट इज ऑल्सो एनबीएफसी। ये बैंक नहीं है, ये भी एक एनबीएफसी ही है। मतलब इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि निधि कंपनी भी लोन लेने देने का काम करती है। आपको लोन देती है, आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन निधि कंपनी बैंक का काम नहीं करती। निधि कंपनी के ऐसे चेकबुक वगैरह जैसे इशू होती है, ये सब काम बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म नहीं करती। लेकिन लोन, आपको पैसे की जरूरत है, आप निधि कंपनी से लोन ले सकते हो। आप हर महीने उनके पास कुछ पैसा जमा करवा सकते हो। उनके पास आपका एफडी अकाउंट खुलता है, जैसे बैंक में एफडी अकाउंट खुलता है ऐसे यहाँ पे इनके पास भी खुलता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन नॉर्मल बैंकिंग वाले फंक्शन होते हैं, चेकबुक इशू करना, सेविंग अकाउंट खुलवाना, करंट अकाउंट खुलवाना, वो सब काम निधि कंपनी के यहाँ नहीं होते हैं। लेकिन निधि कंपनी का ये वाले काम जरूर होते हैं। कौन से वाले? जैसे एक होता है ना कि हर महीने आपको कुछ पैसे आप पे जुड़ गए। जैसे हर महीने क्या होता है, हर मम्मियां ना कुछ सेविंग करती हैं, और उसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, बैंक के पास जाकर अपना एफडी अकाउंट खुलवा लेते हैं, उसमें हर महीने कुछ पैसे जमा करवाते हैं। कुछ लोग रेकरिंग अकाउंट खुलवाते हैं, कुछ लोग सेविंग अकाउंट भी खुलवाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा होता है, तो यहाँ पे भी किस्म से एक डिपॉजिट अकाउंट खुलता है जिसके अंदर आप हर महीने कुछ पैसे जमा करवाते हो। उसमें एक रेकरिंग अकाउंट भी होता है कि आप हर महीने कुछ पैसे जमा कराओगे। वो सेविंग अकाउंट की तरह ही होता है, यहाँ पे कुछ पैसा जमा करो। लेकिन चेक बुक इशू करना, लोगों को चेक काट कर देना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, वो सब चीजें यहाँ नहीं होती। वो बैंकिंग फंक्शंस वो निधि कंपनी परफॉर्म नहीं करती। ये जस्ट लाइक इसका मेन फोकस ये एनबीएफसी की तरह काम करती है। तो निधि कंपनी इज ऑल्सो एनबीएफसी। मगर इसमें और निधि कंपनी में इसमें फर्क क्या है? ये अगर आपको इंडिया में निधि कंपनी एस्टेब्लिश करनी है तो आपको आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर आपको इंडिया में निधि कंपनी एस्टेब्लिश करनी है तो नो आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। आपको आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए। नो आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। अच्छा, जब आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए, अच्छा ऑटोमेटिक है, अगर आप इंडिया में एनबीएफसी बनाओगे या इंडिया में आप बैंक बनाओगे तो बैंक भी एक कंपनी की फॉर्म में बनता है और एनबीएफसी भी एक कंपनी की फॉर्म में बनती है। तो जब आप एक कंपनी बनाओगे तो आपको आरबीआई के लॉ भी फॉलो करने पड़ेंगे और कंपनी एक्ट के लॉ भी फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन इंडिया में अगर आप निधि कंपनी बनाओगे तो आपको आरबीआई का, क्योंकि आरबीआई बनाने के लिए आरबीआई का अप्रूवल ही नहीं चाहिए, तो आरबीआई निधि कंपनीज को रेगुलेट ही नहीं करता। तो इंडिया में अगर आप निधि कंपनी बनाओगे तो आपको आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए।
आपको खाली कंपनी लॉ के प्रोविजंस फॉलो करने, आपको आरबीआई के प्रोविजंस फॉलो नहीं करने। लेकिन अगर आप इंडिया में एनबीएफसी या बैंक बनाते हैं तो आपको साथ में कंपनी लॉ के प्रोविजंस भी फॉलो करने पड़ते हैं और आरबीआई के प्रोविजन फॉलो करने पड़ते हैं। तो इससे एक चीज समझ आती है कि निधि कंपनी की रिक्वायरमेंट एज कंपेयर टू एनबीएफसी और आरबीआई, एनबीएफसी और बैंक कम है, लॉ फॉलो करने की रिक्वायरमेंट कम है, इनके कंप्लायंसेस कम है। तो इसलिए अब तुमको लगता होगा कि फिर ज्यादातर बेटर है कि लोगों को, अगर ये एनबीएफसी है और जो काम एक नॉर्मल एनबीएफसी कर रही है वो ये भी कर सकती है, तो हर बंदा लोन लेने का काम, मतलब लोगों से पैसा लेने का काम, लोगों को लोन देने का काम, चीज है ना, चीज गिरवी रखवा कर लोन देने का काम, तो अगर वो निधि कंपनी भी कर रही है, एक नॉर्मल एनबीएफसी भी कर रही है, तो हर बंदा निधि कंपनी बनाए, एनबीएफसी क्यों बना रहा है, बच्चे के दिमाग में आता है। अब इसका लॉजिक समझना, लोग निधि कंपनी क्यों बनाते हैं एनबीएफसी, और लोग एनबीएफसी क्यों बनाते हैं, दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है, दोनों की सोच अलग अलग है। देखो, निधि कंपनी के लिए एक नोट डालो, निधि कंपनी, दो चीजें हैं जो निधि कंपनी को एनबीएफसी से अलग करती है। पहला, निधि कंपनी डील्स ओनली विद मेंबर्स, ओनली विद इट्स मेंबर्स। निधि कंपनी आउटसाइडर से डील नहीं करती। अगर आपको किसी निधि कंपनी से लोन चाहिए तो आपको पहले उस निधि कंपनी का शेयर होल्डर बनना पड़ेगा, है ना। निधि कंपनी आउटसाइडर से डील नहीं करती। अगर आपको पैसे की जरूरत है और आप कहते हो मेरे को लोन चाहिए, तो आप उस निधि कंपनी के शेयर होल्डर हो, तभी आपको लोन देगी, वरना नहीं देगी। लेकिन बैंक, एनबीएफसी और बैंक के साथ ऐसा होता है, अच्छा आप किसी एनबीएफसी से, मुथूट फाइनेंस से लोन मांगने जाओगे या आप किसी बैंक से लोन मांगने जाओगे, तो पहले बैंक ये बोलेगा, एनबीएफसी ये बोलेगी पहले हमारे शेयर खरीदो, हमारे शेयर होल्डर बनो, तब तुम्हें लोन देंगे। नहीं, इसका मतलब बैंक और एनबीएफसी आउटसाइडर्स को भी डील करते हैं, वो आउटसाइडर्स को भी लोन देते हैं। लेकिन निधि कंपनी आउटसाइडर्स को लोन नहीं देती है, निधि कंपनी अपने खाली मेंबर्स को ही लोन देती है। तो ये पहला एक डिफरेंशियल पॉइंट हो गया। इससे एक चीज समझ आती है, इसका मतलब निधि कंपनी का मार्केट बेस बहुत लिमिटेड होता होगा। एनबीएफसी और बैंक्स का मार्केट बेस बहुत बड़ा होता है, वो जिसको मर्जी चाहे लोन देते हैं। लेकिन निधि कंपनी बहुत लिमिटेड लोगों को लोन दे पाती है, क्योंकि वो खाली अपने मेंबर से डील कर रही है। तो इसके लिए अगर आपको निधि कंपनी से लोन चाहिए, उसका मेंबर बनना पड़ेगा, और मेंबर बनने के लिए क्राइटेरिया होता है, और इतने ज्यादा मेंबर होते नहीं है उस निधि कंपनी के, तो इसका मतलब बहुत लिमिटेड लोगों में डील करती है निधि कंपनी। लेकिन एनबीएफसी और बैंक्स तो बहुत बड़े लेवल पे डील करते हैं, और उनके लिए आपको उनका मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आप लिख सकते हो, निधि कंपनी डील ओनली विद मेंबर्स, बट एनबीएफसी डील्स विद एनीवन। वो किसी के साथ भी डील करते हैं, आप उसके मेंबर हो, इवन इफ यू आर मेंबर ऑफ दैट एनबीएफसी और नॉट। आप भले उसके मेंबर हो या नहीं हो, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो हर किसी से डील करते हैं, वो हर किसी को लोन देते हैं। लेकिन निधि कंपनी डील्स ओनली विद मेंबर्स, वो अपने खाली मेंबर से डील करती है, वो आउटसाइडर से डील नहीं करती है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा, अच्छा सेम यहां बैंक में भी लिख लेना, सेम मैं यहां लिख देता हूं, सेम बैंक में भी सेम है। बैंक डील्स विद एनीवन, आप उसके मेंबर हो या शेयर होल्डर हो या नहीं हो, मेंबर का मतलब शेयर होल्डर, आप उस बैंक के शेयर होल्डर हो या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उस बैंक के शेयर खरीदे या नहीं, आप बैंक से लोन मांगोगे, आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो, बैंक आपको लोन दे देगा। सेम निधि कंपनी भी दे देगी, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो या नहीं, आप उस बैंक के और एनबीएफसी के शेयर होल्डर हो या नहीं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट एक पॉइंट, निधि कंपनी गिव ओनली सिक्योर्ड लोन्स, ओनली सिक्योर्ड लोन्स। निधि कंपनी अनसिक्योर्ड लोन में डील नहीं करती। अच्छा, सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है? मैं आपसे लोन लेने आ रहा हूं, तो मैं बदले में आपके पास कोई चीज गिरवी रखवा रहा हूं, बदले में आपसे लोन ले रहा हूं। जैसे मुथूट फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस क्या करता है, आपको देखा होगा, गोल्ड लोन देता है। गोल्ड लोन का मतलब क्या है? आप उनके पास सोना गिरवी रखवाओ और बदले में उनसे क्या ले लो? लोन ले लो। उसे हम बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? जो गुडविल के बेस पे दिया जाता है। जैसे मान लो किसी, जैसे आप अपनी गली मोहल्ले में अपने दोस्त यार को देते हो, आपके दोस्त ने मेरे को आपको बोला यार 1 लाख रुपए की जरूरत है, दे दे, कल तक दे दूंगा, 1 महीने बाद दे दूंगा, 1 हफ्ते बाद दे दूंगा। दैट इज अनसिक्योर्ड लोन। आपने उसकी जुबान पर, क्योंकि वो आपका दोस्त था, आपने उसे लोन दे दिया, आपने उससे कुछ गिरवी नहीं रखवाया। ऐसे लोन को हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अच्छा, बहुत सारे बैंक्स आपको अनसिक्योर्ड लोन देते हैं। आपने कभी सुना होगा एक शब्द पीएल, पर्सनल लोन। ये पर्सनल लोन क्या होता है? आपकी गुडविल के बेस पे दिया जाता है। आपने उस पर्सनल लोन के बदले बैंक के पास कुछ गिरवी रखवाया है, नहीं रखवाया, बैंक आपसे कुछ गिरवी नहीं मांगता, आपकी गुडविल के बेस पे देता है। ऐसे लोन को हम बोलते हैं पर्सनल लोन। ये जो क्रेडिट कार्ड आपको दिए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, क्या बैंक आपसे कुछ बदले में गिरवी रखवाता है? वो भी एक किस्म से पर्सनल लोन ही है ना। अगर आप कल को क्रेडिट कार्ड का पैसा मार लोगे तो बैंक आपके अगेंस्ट कोर्ट में एक्शन लेगा, बस आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करेगा, लेकिन बैंक आपकी कोई चीज बेच के पैसा रिकवर नहीं कर सकता क्रेडिट कार्ड का, अगर आप पेमेंट नहीं करते तो वो भी एक किस्म से, जब क्रेडिट कार्ड वाला जो लोन होता है वो भी एक किस्म से अनसिक्योर्ड लोन ही होता है।
तो निधि कंपनी कभी भी सिक्योर्ड लोन ही देती है, वो अनसिक्योर्ड लोन नहीं देती है। मतलब निधि कंपनी जब भी आपको लोन देगी तो वो आपसे बदले में कुछ गिरवी रखवाएगी। लेकिन बैंक्स तो आपको पता है, बैंक्स तो आपको पता है दोनों तरीके के लोन देते हैं, सिक्योर्ड लोन भी देते हैं एंड अनसिक्योर्ड लोन भी देते हैं। बैंक्स को इससे फर्क नहीं पड़ता, बैंक्स का बहुत बड़ा बेस होता है, बैंक सोच समझ कर काम करते हैं। लेकिन आपको पता है अनसिक्योर्ड लोन देने पे हालात क्या होते हैं, बैंक के पैसे कितने मरते हैं आपको पता है। नीरव मोदी, विजय माल्या, बैंकों के हालात आपको पता ही हैं, तो डूबते भी हैं। अच्छा, ये तो सिक्योर्ड लोन में भी डूब जाते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती है, लोन ज्यादा का दे देते हैं, गड़बड़ियां होती हैं, नुकसान में जाते हैं बैंक। लेकिन स्टिल अभी हमारे को वो सब आगे की बातों में जाना, अभी हमें कंसेप्ट पे फोकस करना है कि बैंक सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन दोनों में डील करते हैं। निधि कंपनी ओनली सिक्योर्ड लोन में डील करती हैं। और अगर मैं आपसे एनबीएफसी की बात करूं तो एनबीएफसी मोस्टली तो सिक्योर्ड लोन में डील करती हैं, ये भी मोस्टली ये सिक्योर्ड लोन में डील करती हैं, अनसिक्योर्ड लोन में डील करती। लेकिन बट इन रेयर केसेस एनबीएफसी डील्स इन unsecured loans also, unsecured loans also। तो आई होप आपको फर्क समझ आ गया होगा। तो दो चीजें हुई, तो इसका निधि कंपनी, एनबीएफसी और बैंक, आई होप आपको तीनों में फर्क क्लियर हुआ होगा। बैंक्स बैंकिंग फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, फाइनेंसिंग फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। एनबीएफसी नाम से क्लियर है, जो बैंक का काम नहीं कर रही, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, लेकिन फाइनेंस का काम कर रही है, लोन देने का काम कर रही है ना। और लेकिन बैंक का काम नहीं करती, चेकबुक इशू करना, आपके अकाउंट्स खोलना, आपको डिमांड ड्राफ्ट बना कर देना, ये सब बैंकिंग फंक्शंस होते हैं, वो ये सब काम नहीं करती है। और निधि कंपनी इट इज ऑल्सो एनबीएफसी, मैंने तुम्हारे को बता दिया, तो ये भी बैंकिंग के काम नहीं करती, लेकिन लोन देने का काम ये भी करती है ना, ये एनबीएफसी। लेकिन ये किसका छोटा स्मॉल बेस होता है, इसका कस्टमर बेस बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन इंडिया में अगर आपको बैंक और एनबीएफसी बनाने तो आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। और इंडिया में आपको बैंक और एनबीएफसी बनाने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी आपने देखा, एनबीएफसी के लिए तो 2-2 करोड़ रुपए है, कुछ एनबीएफसी के लिए तो 2 करोड़ से भी ज्यादा है। एनबीएफसी की भी कई सारी कैटेगरी होती है, कुछ एनबीएफसी की तो रिक्वायरमेंट 2 करोड़ से भी ज्यादा है, 10 करोड़ 50 करोड़ वाली भी है। और बैंक्स की तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही 200 करोड़ 100 करोड़, बहुत बड़े लेवल पे। लेकिन निधि कंपनी के साथ ऐसा नहीं है, निधि कंपनी छोटे फैन बेस पे, इनकी तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इनकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है। अगर आपको निधि कंपनी बनानी है तो बहुत कम पैसों से भी स्टार्ट करके बना सकते हो। मेजर डिफरेंस कहां है, पहली बात, एक तो निधि कंपनी को आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए बनाने के लिए। दूसरी बात, निधि कंपनी खाली अपने मेंबर से डील करती है, आउटसाइडर से डील नहीं करती। तीसरी बात, निधि कंपनी लोन तो देती है लोगों को, लेकिन वो सिक्योर्ड लोन देती है, अनसिक्योर्ड लोन्स नहीं देती है। लिखा है ना, निधि कंपनी गिव ओनली सिक्योर्ड लोन्स, वो अनसिक्योर्ड लोन्स नहीं देती है। लेकिन अगर बैंक और एनबीएफसी की बात करें तो वो अनसिक्योर्ड लोन्स में भी डील करते हैं और सिक्योर्ड में भी डील करते हैं। अब एक चीज और बता देता हूं, दो शब्द पे ध्यान रखना। जब हम दो शब्द पे ध्यान रखना, जब हम सिक्योर्ड लोन लेते हैं ना, तो वो दो तरीके से लेते हैं मेनली। एक होता है प्लेज, एक होता है मॉर्गेज। एक शब्द होता है प्लेज, एक शब्द होता है मॉर्गेज। दोनों में फर्क समझ लो क्या है। जब हम कोई मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लेते हैं तो शब्द यूज होता है प्लेज। जब हम कोई मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन लेते हैं तो शब्द क्या यूज होता है, प्लेज। और जब हम कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखकर लोन लेते हैं तो शब्द यूज होता है मॉर्गेज। जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लेते हैं तो शब्द यूज होता है मॉर्गेज। अच्छा, जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लो मेरे को 2 लाख रुपए की जरूरत है और मैं किसी ज्वेलर के पास गया और मैंने उसको बोला मेरे को 2 लाख की जरूरत है, या मैं किसी एनबीएफसी के पास गया, एग्जांपल मुथूट फाइनेंस पे गया और मैंने उनको जाकर बोला कि मेरे को 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो वो कहेंगे कि आप अपना एक काम करो, आप अपना गोल्ड हमारे पास गिरवी रख दो, हम तुम्हें बदले में लोन दे देंगे। तो उसे हम गोल्ड लोन भी बोलते हैं। तुमने सुना होगा टीवी में ऐड आती है, मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, बड़े सारे आते हैं। तो मन्नापुरम फाइनेंस की ऐड आती है ना टीवी में, दैट इज ऑल्सो एनबीएफसी। मन्नापुरम फाइनेंस भी एक एनबीएफसी है। तो जब आप उनसे गोल्ड लोन मांगते हो तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब आपसे सोना गिरवी रखवा रहे हैं, बदले में आपको लोन दे रहे हैं। एंड गोल्ड इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसे हम बोलेंगे प्लेज। तो आपने क्या करा है, वो भी सिक्योर्ड लोन है, बैंक सिक्योर है वहां पे। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है कि वहां पे एनबीएफसी या बैंक सिक्योर है। अगर उन्होंने आपको लोन दिया है और कल को अगर आप उनके लोन का पैसा नहीं चुका पाओगे तो वो आपके गोल्ड को बेच के पैसा रिकवर कर लेंगे।
लेकिन आपने उनके पास ज्वेलरी गिरवी रखवाई है और बदले में लोन लिया है, तो ऐसे को हम बोलते हैं प्लेज, क्योंकि वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई है। लेकिन अगर आप मान लो मैं किसी बैंक के पास गया, मैंने उसको बोला मेरा एक घर है बहुत बड़ा, इस घर को गिरवी रख के लोन दे दो। बहुत सारे लोग अपना घर गिरवी रखवाए थे ना, तुम सुनोगे शब्द सुनोगे कभी लैप। लैप का मतलब होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आपने अपना घर गिरवी रखवा कर लोन लिया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना घर को गिरवी रखवा देते हैं बैंक के पास, बदले में लोन लेते हैं, उसे हम बोलते हैं मॉर्गेज। वो भी सिक्योर्ड लोन है। अगर कल को आप बैंक का पैसा नहीं चुका पाए तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर लेगा। तो सिक्योर्ड लोन ये भी है, सिक्योर्ड लोन वो भी है, बस फर्क क्या है, प्लेज के केस में आप बैंक के एनबीएफसी के पास मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवाते हो, एंड मॉर्गेज के केस में आप बैंक के एनबीएफसी के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवाते हो। समझ आ गई? तो इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हो मूवेबल प्रॉपर्टी के एग्जांपल में, एग्जांपल ज्वेलरी, ज्वेलरी, कार एटसेट्रा। आपने अपनी कार गिरवी रख दी, बदले में लोन ले लिया, ज्वेलरी गिरवी रख दी, बदले में लोन ले लिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी के एग्जांपल में लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा। तो दो तरीके के सिक्योर्ड लोन हो गए, एक होता है प्लेज करके, एक होता है मॉर्गेज करके। अगर आप अपना मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहे हो तो दैट इज प्लेज, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहे हो तो दैट इज मॉर्गेज। तो सिक्योर्ड लोन की दो कैटेगरी हैं। तो इसका मतलब तुमने ये समझ लिया कि मैंने तुम्हें बताया निधि कंपनी सिक्योर्ड लोन देती है, तो या तो वो प्लेज की फॉर्म में होगा या वो मॉर्गेज की फॉर्म में होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ो। और अनसिक्योर्ड लोन तो निधि कंपनी प्रोवाइड ही नहीं करती, बैंक और एनबीएफसी प्रोवाइड करते, लेकिन हम उनके बारे में बात ही नहीं कर रहे, वो तो हमने कंपैरिजन देखा कि इनमें और निधि कंपनी में और बैंक और एनबीएफसी फर्क क्या है। एक और शब्द आता है, एक और डिफरेंस समझ लो, एक होती है निधि कंपनी और एक होती है चिट फंड कंपनी। बहुत सारे लोगों को ना ये भी सेम लगती है, क्योंकि चिट फंड कंपनी और निधि कंपनी फर्क क्या है, निधि कंपनी ओनली मेंबर से डील करती है एंड चिट फंड कंपनी भी ओनली मेंबर से डील करती है, अपने ही मेंबर से डील करती है, ये आउटसाइडर से डील नहीं करती। लेकिन मेजर डिफरेंस कहां है दोनों में, मैं वो बताता हूं, फर्क कहां है दोनों में मैं बताता हूं। तुमने कभी एक शब्द सुना होगा, घर गली मोहल्ले में एक कमेटी डलती है, कमेटी। कमेटी तुमने सुना गली मोहल्ले में कमेटी डलती है, हिंदी में सुना होगा तुमने, कमेटी डालते हैं लोग। कमेटी डालने का मतलब सुना है, वो होती है चिटफंड कंपनी। कमेटी क्या होती है, जैसे बहुत सारे घर के बड़े बुजुर्ग या बहुत सारे लोग अपनी पैसा सेव करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरी इनकम 50,000 रुपए महीना है और मैं अपने पैसे बचा नहीं पाता, तो मैंने क्या करा, 2 लाख रुपए की कमेटी डाल दी 20 महीने की। 2 लाख की मैंने क्या करा, कमेटी डाल दी, क्या 20 महीने की, 20 मंथ्स की। और 20 मंथ्स की कमेटी डालने का मतलब क्या है कि मैं हर महीने क्या करूंगा, हर महीने 10,000 एवरी मंथ पे करूंगा, एवरी मंथ पे करूंगा। किसको, उन कमेटी वालों को जिनके मैंने डाली है। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा, कमेटी की समझ ज्यादा मेरे को भी नहीं है क्योंकि हमने कभी डाली वाली नहीं, लेकिन एक तो मैं बता रहा हूं, मैंने आस पड़ोस में जैसे देखा है तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं कमेटी होती है। सुनना बड़े ध्यान से। तो 10,000 महीने की मान लो मैंने कमेटी डाल दी 20 महीने की। अच्छा, मेरे को फायदा क्या है कि मैं हर महीने 10,000 करके दे रहा हूं, मेरे को 20 महीने बाद पूरे 2 लाख रुपए एक साथ जुड़ के मिलेंगे, तो मेरे इससे पैसे सेव हो गए। उनको फायदा क्या है जिनके मैं डाल रहा हूं कि उनको हर महीने मेरा पैसा यूज करने के लिए मिल रहा है बिना ब्याज के, और मेरे को 20 महीने बाद वो मेरे पूरे 2 लाख रुपए क्या कर देंगे, वापिस कर देंगे। तो इसको हम बोलते हैं कमेटी। अच्छा, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है इस वाली में, क्या, जैसे मान लो मैं उस चिट फंड का मेंबर बन गया, मैं उन कमेटी वालों का मेंबर बन गया जो लोग कमेटी डालते हैं। मान लो मैंने 3 मंथ की इंस्टॉलमेंट पे करी थी, 3 मंथ की इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी, मान लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब हर महीने 10,000 रुपए पे करने, इसका मतलब मैंने 30,000 पे कर दिए होंगे अब तक, राइट। मान लो मैंने अभी तक 30,000 रुपए पे कर दिए होंगे। मेरे को ना मीनवाइल पैसे की जरूरत पड़ गई, अभी से मेरे को अभी पैसे की जरूरत पड़ गई, और मैंने उनको क्या बोला, जिनके यहां मैंने कमेटी डाली कि मेरे को पैसे की जरूरत। अच्छा, मैंने पैसे कमेटी डाली क्यों थी, ये सोच के डाली थी कि अभी हर महीने 10,000 रुपए डालूंगा और आज से 20 महीने बाद ये पैसा मैच्योर हो जाएगा, तो मैं उनसे, मेरे को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, मैं उसको किसी अच्छी जगह भी यूज कर लूंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी बेटी की शादी करवानी है, आज से उनको पता है 2 महीने बाद, 2 साल बाद उनको उस पैसे की जरूरत पड़ेगी, उन्होंने क्या करा, कमेटी डाल दी, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहे और बाद में एकदम से उनको जुड़ के पैसा मिल जाएगा, तो वो बेटी की शादी में काम आ जाएगा। बहुत सारे लोग अपने बच्चे की एजुकेशन करवानी है,
तो आज भी लोकल लेवल पे लोग कमेटी डालते हैं, तो हर महीने कुछ कुछ पैसा सेव कर लिया, बाद में उनको 2 साल बाद पैसा भी जुड़ के मिल जाएगा। मैं 2 साल बोल रहा हूं, कुछ कुछ लोग 1 साल की कमेटी डालते हैं, कुछ लोग 2 की डालते हैं, कुछ लोग 3 की डालते हैं, कुछ लोग 15 महीने की डालते हैं, अलग अलग सिस्टम होता है। अब इसमें ना एक सिस्टम और होता है कमेटी उठाना। अब मैं वो बता रहा हूं वो क्या होता है। मान लो मैंने 2 लाख रुपए की कमेटी डाली थी, मैंने 30,000 रुपए पे कर दिए। अगर मैं हर महीने 10,000 रुपए डालता रहता, मेरे को 20 महीने बाद 2 लाख रुपए मिल जाते। लेकिन मैं हर महीने 10,000 रुपए पे ना करके मैंने 30,000 रुपए पे करे, और मैंने उनको क्या बोला कि मेरी 2 लाख की कमेटी, आप मेरे को अभी दे दो वो सारा पैसा, मैं आपको धीरे धीरे करके चुका दूंगा। तो वो भी दे देते हैं, उसे हम बोलते हैं कमेटी उठाना, लेकिन वो आपको पूरा नहीं देंगे। जैसे मान लो 2 लाख की कमेटी है, तो वो आपको ना 1,80,000 देंगे। एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूं, 1,80,000 पे करेंगे आपको, 1.8 लाख पे करेंगे वो आपको, 1.8 लाख पे करेंगे। अच्छा, आप चुकाओगे उनको पूरा 2 ही, आप 10,000 पे हर महीने करके उनको 20 महीने तक पूरा 2 लाख चुकाओगे, लेकिन आपको बदले में मिला कितना, खाली 1,80। बच्चा बोलता सर ये तो नुकसान हो गया। नुकसान थोड़ी हुआ। अब तुम समझो, तुम हर महीने 10,000 करके दे रहे थे, तुम्हारे को आज से 20 महीने बाद 2 लाख रुपए मिलना था, लेकिन तुमने क्या करा, तुमने 3 महीने बाद ही उनसे क्या करा, पूरा पैसा अभी मांग लिया, और तुमने उनको क्या बोला, मेरे को जो मैंने 2 लाख रुपए देने हैं तुम्हारे को 10,000 करके, तुम मेरे को अभी दे दो वो पैसे, मैं तुम्हारे को धीरे धीरे करके 10,000 रुपए महीना उतारता रहूंगा। तो इसका मतलब तुमको जो पैसा 20 महीने बाद मिलना था, तुमने वो 3 महीने बाद ही मांग रहे हो वो पैसा, तो वो तुम्हारे को वो कुछ पैसा काट के देते हैं, उसको हम बोलते हैं कमेटी घाटे पे चली गई। लेकिन एक्चुअल में घाटे पे नहीं गई, वो एक किस्म से उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। यार जो पैसा तुम्हारे को 20 महीने बाद मिलना था, वो तुम्हारे को 3 महीने बाद ही मिल गया, तो तुम एडवांस में उस पैसे को यूज कर रहे हो ना, तो उसका जो इतने टाइम आपने पहले ले लिया, आपने 17 महीने पहले पैसा ले लिया, वो 20 महीने बाद मिलना था, आपने 3 महीने के बाद ही पैसा ले लिया उनसे एडवांस में, वो वाला पैसा जो आपको 20 महीने बाद मिलना था, तो वो 17 महीने का उन्होंने क्या काट लिया, इंटरेस्ट काट के आपको क्या दे दिया, 1,80,000 दे दिया। तो आपको मिला 1,80,000 एक बार में मिल गया। अब आप धीरे धीरे करके 10,000 रुपए करके उनको उतारोगे 20 महीने में, और आप उनको दोगे कितना, 2 लाख रुपए, और बदले में आपको मिला कितना है, 1,80,000 रुपए। तो 20,000 पर उन्होंने क्या काट लिया, इंटरेस्ट काट लिया। तो बहुत सारे लोग इसको अपनी देसी भाषा में बोलते हैं कि हमने कमेटी घाटे पे उठाई है, लेकिन आपने घाटे पे नहीं उठाई, आपने बस क्या करा, वो डिफरेंस अमाउंट जो उन्होंने आपके 20,000 पे रोक लिए, आपसे काट लिए, वो आपका नुकसान हो गया एक किस्म से, लेकिन जिनके आपने कमेटी डाली उनका प्रॉफिट हो गया एक किस्म से, ऐसे समझो। तो इसे हम बोलते हैं कमेटी घाटे पे, लेकिन घाटे में उठाई, आप समझो कि इसको देसी भाषा में घाटा बोल रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में आपको समझ आया, पढ़े लिखे बच्चे हो, तो वो इंटरेस्ट फैक्टर है कि जो पैसा आपको 20 महीने बाद मिलना था, वो पैसा आपने आज ही उठा लिया 3 महीने बाद, तो उसका उन्होंने इंटरेस्ट काट के आपको 1,80,000 दे दिया। अब आप 10,000 रुपए 30,000 आप दे चुके हो, 1,70,000 आप और दोगे, 10,000 हर महीने देते रहोगे, 20 महीने में आपके 2 लाख उतर जाएंगे, और बदले में आपको कितने मिले, 1,80। और यही अगर आप पहले ना उठाते, 20 महीने बाद लेते 10,000 रुपए, तो आपको पूरे 2 लाख मिल जाते। उनको फायदा क्या था कि आपने तोड़ तोड़ के दिया, आपको फायदा कि पूरे एक बार में 2 लाख का अमाउंट अच्छा खासा मिल गया। आपने तोड़ तोड़ के दिया उनको 10,000, वो आपके पैसे को यूज कर रहा है, 2 महीने 20 महीने बाद आपको पूरा 2 लाख एक साथ मिल गया। वो उनका फायदा था, और आपका फायदा क्या था, पूरा एक साथ मिल गया, और उनको बिना ब्याज के आपका पैसा यूज करने के लिए मिल गया। अच्छा, दोनों का फायदा हो रहा है ना, वो बिना ब्याज के आपका पैसा यूज कर रहे हैं, और आपको बाद में जुड़ के एक साथ इकट्ठा पैसा मिल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट। दोनों का फायदा है। अच्छा, निधि कंपनी में भी ये काम होता है, जो काम ये तो है कि चिट फंड कंपनी, निधि कंपनी भी सेम काम करती है चिट फंड वाला, लेकिन इसमें और उसमें, अच्छा ये काम भी सेम हो गया, वो काम भी सेम हो गया, कि पहली बार निधि कंपनी अपने मेंबर को लोन दे रही है, चिट फंड कंपनी अपने मेंबर को लोन दे रही है, मगर दोनों का काम ये तो सेम है, लेकिन फर्क पता है कहां है। चिट फंड कंपनी से आप खाली उतना लोन ले सकते हो, ओनली दैट अमाउंट तक का लोन ले सकते हो जितने की आपने क्या करी है, कमेटी डाली है। मान लो अगर आपने 2 लाख की कमेटी दी है, तो आप मैक्सिमम अगर चिट फंड कंपनी से पैसा उठाना भी चाहो, तो आप कितना उठा सकते हो, 2 लाख रुपए अपनी कमेटी का पैसा उठा सकते हो, कि भाई मैंने 2 लाख की कमेटी डाली है, मेरे को पैसा अभी दे दो, 20 महीने की जगह मैं आपको हर महीने करके उतार दूंगा। लेकिन निधि कंपनी में ऐसा नहीं है। निधि कंपनी में अगर आप उनसे 5 लाख 10 लाख आपने उनके पास जमा खाली कितना करवाया, मान लो 20,000 रुपए जमा करवाया या 50,000 रुपए जमा करवाया, लेकिन आप उनसे 5 लाख का भी लोन मांगना चाहते हो तो आपको देंगे। आप उनसे 10 लाख का भी लोन मांगना चाहते हो, वो आपको देंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बदले में उतने की चीज क्या करवा दो, गिरवी रखवा दो। आप उतने की चीज गिरवी रखवा दो, बदले में लोन ले लो। निधि कंपनी में इसका मतलब अमाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चिट फंड कंपनी में और निधि कंपनी में मेजर थिन लाइन डिफरेंस समझ आ रहा है। दोनों के फंक्शन सेम लगते हैं, तो लोगों को लगता है सेम है। फर्क क्या है, चिट फंड कंपनी एक कमेटी है, आपने 2 लाख की कमेटी डाली, आपने 3 लाख की कमेटी डाली, आपने 4 लाख की कमेटी डाली। अब आप उसकी हर महीने किस्तें भर रहे हो। अगर आपको कल को वो पैसे की जरूरत पहले ही पड़ गई है, तो आप उसको उतना ही पैसा ले सकते हो जितने की आपने कमेटी डाली है चिट फंड वालों से। लेकिन निधि कंपनी में ऐसा नहीं है। आपने उनके पास खाली 10,000 रुपए जमा करवा रखे हैं, 20,000 रुपए जमा करवा रखे हैं, और आप उनसे 5 लाख का लोन मांग रहे हो, 50 लाख का लोन मांग रहे हो, 10 लाख का लोन मांग रहे हो, आप उनसे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उतने की क्या कर दो, बदले में कोई चीज गिरवी रख दो।
तो ये एक फर्क है कि निधि कंपनी मेंबर से डील करते, चिटफंड कंपनी मेंबर से डील करती है। चिटफंड कंपनी खाली उतने तक का लोन देती है जितने की आपने कमेटी डाली, लेकिन निधि कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये चिटफंड कंपनी और निधि कंपनी का एक थिन लाइन डिफरेंस है। और वैसे भी चिटफंड कंपनी इंडिया में कंपनी एक्ट से रेगुलेट नहीं होती, उनके डिफरेंट लॉज हैं, और निधि कंपनी इंडिया में कंपनी एक्ट से रेगुलेट होती है। और चिटफंड के लिए इंडिया में चिटफंड के अलग लॉज हैं। और दूसरी चीज ये जो गली मोहल्ले में जो कमेटियां डलती हैं, उसी को जो लोग थोड़ा फॉर्मल वे में करना चाहते हैं वो चिटफंड कंपनी बनाते हैं। और जो लोग थोड़ा सा आप समझो कि, और निधि कंपनी कौन से लोग बनाते हैं, जो लोग कमेटी का भी काम करना चाहते हैं, थोड़ा ऐसा वाला काम भी करना चाहते हैं, प्लस थोड़ा सा बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, लोन लेवल वाला काम भी करना चाहते हैं, इंटरेस्ट इनकम भी कमाना चाहते हैं बड़े लेवल पे। देखो चिटफंड वाले इंटरेस्ट इनकम ज्यादा नहीं कमाते, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट इनकम, बस जो लोग कमेटी उठा लेंगे उसी से तो इंटरेस्ट इनकम कमाएंगे, बस वो उन्हीं के पैसों को यूज कर रहे हैं, वो अपना फायदा उठा रहे हैं कि उनको थोड़ा थोड़ा पैसा मिल रहा है बिना ब्याज के, और बाद में मेंबर्स को फायदा, या बाद में जुड़ के पैसा एक साथ मिल जाएगा। निधि कंपनी वालों का मेन फोकस इस पे नहीं होता, इस पे तो होता है इस वाले काम पे, चिटफंड वाले पे। साथ में उनका और फोकस क्या होता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन दो और उनसे पैसा कमाओ, लेकिन लोन भी रिस्क फ्री वाला दो। रिस्क फ्री वाला मतलब क्या, बदले में कोई चीज उनकी गिरवी रखवाओ तब लोन दो, ऐसे ही लोन मत दो, हवा में लोन मत दो, सिक्योर्ड लोन दो, अनसिक्योर्ड लोन मत दो। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस तो समझ आ गया। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही खाली अपने मेंबर से डील करती हैं, आउटसाइडर से डील नहीं करती। तो आई होप आपको कमेटी वाला कंसेप्ट भी फर्क समझ आ गया होगा, और निधि कंपनी वाला कंसेप्ट भी फर्क समझ आ गया होगा, है ना। तो अब तुम्हें समझ आ गया। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कमेटी घाटे पे उठाई है, तो वो घाटा नहीं होता, वो इंटरेस्ट फैक्टर होता है। तुमने 2 लाख की कमेटी डाली, तुमने 20 महीने बाद लेते तो तुम्हें पूरे 2 लाख मिलते, तुम 10,000 करके देते रहते तुम्हें 2 लाख मिलते। तुमने पहले उठा ली, तुम जो चीज 20 महीने बाद पैसा मिलना है, तुम उस पैसे को आज ही यूज कर रहे हो ना 17 महीने पहले, तो वो उसका इंटरेस्ट फैक्टर काटते हैं, और तुम्हें लगता है तुम्हें घाटे पे पड़ गई कि तुमने हर महीने 10,000 करके तुम उन्हें 20 चुकाओगे, पूरे 2 लाख चुकाओगे, और वो तुम्हारे को खाली 180 दे रहे हैं, 170 दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, है ना। तुम्हें लग रहा है घाटे पे, लेकिन वो घाटा नहीं है, वो फायदा ही एक किस्म से, वो तुम्हें लगता है कि वो घाटा है ना। कि तुम अगर तुम उस पैसे को जो 20 महीने बाद यूज करना, तुम 17 महीने बाद ही तो यूज, 17 महीने पहले यूज कर रहे हो, तो तुम उस पैसे को कहीं और लगाकर इन कैश भी तो कर सकते हो। वही पैसे को तुम 17 महीने पहले तुमने उठा लिया, अगर उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दोगे तो उस पर इंटरेस्ट नहीं कमाओगे तुम, वही वाली बात है। तो चिट फंड कंपनी और निधि कंपनी में फर्क समझ आ गया, और निधि कंपनी और एनबीएफसी में फर्क समझ आ गया। निधि कंपनी ऑल्सो एनबीएफसी, लेकिन नॉर्मल एनबीएफसी से हटके कैसे है कि ऐसे आरबीआई रेगुलेट नहीं करता। और वह सारी चीजें आपको क्या है, ये सब बेसिक चीजें आपको समझ आ गई हैं। आपको एक मेजर थिन लाइन डिफरेंस क्लियर हो गया है ना। अब इसको हम बुक से पढ़ना शुरू करेंगे। तो गाइस अब निधि कंपनी वाले चैप्टर को बुक से पढ़ते हैं। अब देखो बड़े ध्यान से क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या इसके बारे में कहा रहा है, वो ध्यान से सुनना। निधि कंपनी सेक्शन 406। अच्छा एक चीज तुम्हें नॉलेज के लिए बता दूं, निधि कंपनी में पूरे निधि कंपनी का एक ही सेक्शन है 406। इस चैप्टर में सेक्शन पे कम बात होगी, रूल्स पे ज्यादा होंगी। इनके रूल्स डिफरेंट है। देखो रूल 3A है ना, डेफिनेशंस के रूल्स, फिर उसके बाद रूल 3B और रूल 4, ऐसे करते करते मतलब सारी बातें इस चैप्टर में रूल्स में, सेक्शन में बहुत कम बात कही गई है। सेक्शन में सिर्फ इतना बताया गया है कि निधि कंपनी होती क्या है, बस। अब निधि कंपनी को चलाना कैसे है, वो सारी बातें कहां की गई हैं, रूल्स में की गई हैं। अब जरा पढ़ो। The primary object of Nidhi is to carry on the business of accepting deposit and lending money to member borrowers only। पहले ही रुक जाओ। अच्छा मैंने तुम्हारे को बताया था कि निधि कंपनी भी कमेटी वाला काम भी करती है, लेकिन ये चिटफंड वाला काम भी करती है कि हर महीने बंदा कुछ पैसा जमा करवाए और बाद में अगर वो निधि कंपनी से लोन भी लेना चाहे तो वो ले भी सकता है। अदरवाइज वो लोन नहीं भी लेना चाहे तो जितना पैसा वो जमा करा रहा है बाद में उसको जुड़कर मिल जाएगा, बाद में उसको कंबाइन होकर मिल जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं कि निधि कंपनी के पास वो डिपॉजिट जमा करा रहा है और निधि कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है। एंड लेंडिंग मनी का मतलब क्या है कि निधि कंपनी लोन भी लेती है, लोन भी देती है आप लोगों को। और मैंने तुम्हारे को ये भी बताया था कि निधि कंपनी और चिटफंड में फर्क क्या है कि चिटफंड के अंदर जो लोन दिया जाता है वो सिर्फ उतनी हद तक का दिया जाता है जितने की आपने कमेटी डाली है। लेकिन निधि कंपनी में ऐसा नहीं होता। आपने मान लो 2 लाख रुपए का आपने ये सोचा है कि आप निधि कंपनी के पास 2 लाख रुपए डिपॉजिट कराओगे हर महीने 10,000 करके, लेकिन आप निधि कंपनी से 5 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको निधि कंपनी के पास बदले में कोई सिक्योर्ड चीज गिरवी रखवानी पड़ती है, कोई सिक्योर, क्योंकि निधि कंपनी खाली सिक्योर्ड लोन देती है, अनसिक्योर्ड लोन नहीं देती। तो वो यही कह रहा है, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ निधि इज टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी टू मेंबर बोरोवर्स ओनली। अच्छा मेंबर बोरोवर ओनली समझ आ गई ना, कि दैट इज, इससे यहां से एक चीज क्लियर हो गई, दैट इज निधि कंपनी does not deal with outsiders। वो खाली मेंबर से ही डील करती है। अगर आपको पैसा जमा कराना है निधि कंपनी के पास हर महीने ताकि आपको बाद में सेव हो जाए, बाद में एकदम से आप इकट्ठा होकर पैसा ले लो, या आपको निधि कंपनी से लोन चाहिए तो आप उसके मेंबर हो तभी आप ये सब कर सकते हो।
आउटसाइडर से निधि कंपनी डील नहीं करती। इसका मतलब अगर आप आउटसाइडर हो, आप निधि कंपनी से लोन लेना चाहते हो या निधि कंपनी के पास अपना पैसा जमा करवाना चाहते हो, हर महीने डिपॉजिट्स करवाना चाहते हो उनके पास, तो आप करवा सकते हो, लेकिन आपको पहले उनका शेयर होल्डर बनना पड़ेगा। अगर ओनली अगेंस्ट ज्वेल्स एंड मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अब तो अच्छा, ज्वेल्स का मतलब आपको समझ आता है प्लेज। आप या तो ज्वेलरी वगैरह गिरवी रख के लोन ले लो, या आप कोई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दो, मतलब इमोल प्रॉपर्टी। और मैंने तुम्हारे को प्लेज और मॉर्गेज में फर्क बता दिया अभी, कि जो प्लेज होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है वर्ड, और मॉर्गेज वर्ड इमोल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है। फॉर ओवर अ सेंचुरी निधीज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का मतलब होता है कॉस्ट कटिंग। थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट कटिंग। अच्छा, जैसे घर में बड़े लोग होते हैं, अगर मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, ये हर महीने मान लो ये 1 लाख पर मंथ अर्न करते हैं, और ये सोच रहा है कि यार मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं, लेकिन वो हर महीने ऐसे ही खर्च हो जाता है, कुछ सेव तो मैं कर नहीं पाता। तो ये क्या कर रहा है, इस 1 लाख में से ₹30,000 सोच रहा है कि इसको सेव करा करूंगा, और जो बैलेंस के 70,000 होंगे इनको मैं स्पेंड करा करूंगा। तो इसका मतलब अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो इसका मतलब ए जो है वो मान के चल रहा है कि उसकी इनकम 1 लाख है ही नहीं, उसकी इनकम खाली कितनी है, 70,000 है। हर महीने वो 30,000 पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, सेव करने की कोशिश कर रहा है, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग करा करते थे। पहले के जमाने में आपने देखा होगा, जैसे दादा वादा लोग होते थे, तो वो जितना भी कमाते थे उसमें से कुछ अच्छा खासा पैसा सेव करते थे कि फ्यूचर में कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो उस पैसे को यूज करेंगे। सेम ऐसे आपके पापा लोग भी करते होंगे, लेकिन आज की जनरेशन जो है थोड़ी सी वो उल्टी है। वो 100 रुपए कमाती है, 110 रुपए खर्चती है, क्रेडिट कार्ड पे चीजें ले लेती है। देखा तुमने कभी लोगों को, इनकम होती है 50,000 रुपए, फोन ले लेते हैं 1 लाख रुपए का, किस्तों पे ले रहे हैं, किस्तें जी रही, किस्तों पे चल रही है उनकी चीजें, है ना। तो आजकल जनरेशन उल्टी है, बचाना तो बहुत दूर की बात है, खर्चे ज्यादा पाल लेते हैं अपनी सैलरी से भी ज्यादा के। तो अब जमाना धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन बहुत सारे समझदार लोग आज भी ऐसे हैं जो सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मान लो ये 30,000 हर महीने अपनी सैलरी में से सेव कर रहा है, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं ना कि ये कॉस्ट कटिंग कर रहा है। कॉस्ट कटिंग का मतलब क्या है कि आपके जितने खर्चे हैं आप उसको कट करके आप ये चाह रहे हो कि आप 1 लाख में ना खर्च करके 70,000 में खर्च करो। अच्छा देखो, हर बंदा अपना घर चला ही लेता है। कोई इंसान 10,000 रुपए महीना कमा रहा है, वो अपने हिसाब से घर चलाता है। कोई इंसान 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, वो अपने हिसाब से घर चलाता है। कोई इंसान 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो अपने हिसाब से चलाता है। कोई इंसान 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, वो अपने हिसाब से चलाता है। हर किसी का लाइफस्टाइल डिफरेंट है। पैसे को खर्च करने की कोई लिमिट नहीं होती है, आपको ही क्या करनी पड़ेगी, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रिफ्ट। कि आप हर महीने क्या करो, कुछ पैसा अपनी इनकम में से कॉस्ट कट कर करके क्या डालो, निधि कंपनी में डाल लो, सेव कर लो। और ज्यादातर ये निधि कंपनी को कौन चलाते हैं, कह रहा जनरली प्रमोटेड बाय पब्लिक स्पिरिटेड मैन ड्रॉन फ्रॉम एफ्लुएंट लोकल पर्सन, लॉयर्स, प्रोफेशनल लाइक ऑडिटर, एजुकेशन एक्सेट्रा, रिटायर्ड पर्सन। मतलब ये कहना चाह रहा है, तुमने देखा होगा गली मोहल्ले में जो कमेटी का काम होता है, ज्यादातर लोग कौन करते हैं, जो मोहल्ले के बड़े लोग होते हैं, या जिनका थोड़ा सा मोहल्ले में गुडविल होती है ना, या जो मोहल्ले में रिटायर्ड पर्सन है, खाली है, तो ये कमेटी का काम करे, ज्यादातर ऐसे लोग करते हैं। तो कह रहा कमेटी का काम ज्यादातर ये लोग करते हैं। कह रहा था एरिया, अच्छा कमेटी का क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि निधि कंपनी के अंदर कमेटी वाला काम भी कवर होता है, लेकिन हालांकि आपको पता है कि कमेटी से डिफरेंट कैसे, मैंने आपको बता ही दिया। द एरिया ऑफ ऑपरेशन वाज लोकल विद इन द म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। अच्छा, आपको जैसे आपको पता होगा, जो बैंक्स होते हैं और एनबीएफसी होती है, वो तो पूरे पूरे इंडिया लेवल पे काम करती हैं, है ना। और कुछ कुछ जैसे बैंक्स हैं वो तो आउटसाइड इंडिया भी ऑपरेट करते हैं, जैसे एसबीआई की आउटसाइड इंडिया पे ब्रांचेस है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पे काम करते हैं। लेकिन निधि कंपनी जो होती है ना, वो लोकल लेवल पे काम करती है, एरिया लेवल पे। मतलब एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, वो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में काम करती हैं, बहुत लोकल लेवल पे काम करती हैं। इनका काम ये नेशनल लेवल वगैरह पे, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा नहीं होता, लोकल लेवल का काम होता है इनका। बस ये है कि गली मोहल्ले के कमेटियों से थोड़ा सा अलग क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मल वे में हो जाता है, ऑन पेपर हो जाता है, और थोड़ा सा इनके फीचर्स अलग हैं, वो तुम्हारे को मैंने बता ही दिए। कह रहा है सम निधीज ऑन अकाउंट ऑफ देयर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ ओपन ब्रांचेस विद इन द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एंड इवन आउटसाइड। अच्छा, इसका मतलब ये आउटसाइड का मतलब ये नहीं कह रहा कि आउटसाइड द स्टेट या आउटसाइड द कंट्री, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। जैसे दिल्ली के अंदर मान लो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, एग्जांपल लेके बात करें, वैसे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मान के चलते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट। मान लो दिल्ली, आपको पता है दिल्ली 4 पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली। मान लो हम इन चारों को 4 डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं। मान लो कोई निधि कंपनी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में चल रही थी और बहुत फेमस हो गई, और वो चाह रहे हैं कि अपनी एक ब्रांच दिल्ली के अंदर ही ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में खोले, तो खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर निधि विद इन द स्टेट ऑपरेट करती है, तो आप एक ही स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहो तो ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर निधि लेकिन विद इन द स्टेट ही काम करती है।
इनका बाहर स्टेट के बाहर लेना देना नहीं होता है और इनका कंट्री तो बहुत दूर की बात है। कह रहा था प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। अच्छा शब्द आ रहा म्यूचुअल बेनिफिट, अब आपको म्यूचुअल बेनिफिट समझ आता होगा। म्यूचुअल बेनिफिट क्या है? आपका फायदा क्या है कि हर महीने वो आपसे सेव, देखो लिखा ना म्यूचुअल बेनिफिट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड टू पूल द सेविंग्स फ्रॉम मेंबर्स। अच्छा पूल का मतलब क्या? कलेक्ट करना। हर महीने मेंबर के पास जितना भी पैसा है वो उसको थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी सेविंग्स में से निकाल कर क्या कर रहा है? पूल का मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना। जैसे मान लो ये निधि कंपनी है, एग्जांपल लेके बात करते हैं। मान लेते हैं निधि कंपनी है, मान लेते हैं ये ए बी सी डी ये चारों निधि कंपनी के मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ निधि कंपनी। और अब ये हर महीने क्या कर रहे हैं? अपनी इनकम से 30,000 सेव करके क्या कर रहे हैं? यहां डिपॉजिट करा रहे हैं। हर महीने ये लोग क्या कर रहे हैं? अपनी इनकम से 30,000 रुपए निकालकर यहां डिपॉजिट्स करा रहे हैं। तो इनकी जो ये सेविंग्स हैं, जिसको ये क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट करा रहे हैं किसके पास? निधि कंपनी के पास। तो मैं कह सकता हूं कि निधि कंपनी के पास एक पूल इकट्ठा हो रहा है। पूल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेविंग्स। यहां पे पूल का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ मनी। एक इकट्ठा हो गया, मतलब आप लोग जो है, आप लोग सारा पैसा किसके पास जमा करवा रहे हो? निधि कंपनी को। हर महीने अपना सेव कर करके जमा करा रहे हो। आप थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहे हो निधि कंपनी को और बाद में निधि कंपनी आपको क्या करेगी? सारा पैसा इकट्ठा करके दे देगी। अच्छा निधि कंपनी में इंटरेस्ट वाली फैसिलिटी भी होती है। अगर आप निधि कंपनी में एफडी करवाना चाहो, ये तो एक तरीका तो ये होता है कि नॉर्मल आप हर महीने पैसा जमा करवाई जा रहे हो और बाद में बोल रहे हो मेरे को इकट्ठा करके दे देना। एक होता है कि आपने एक ही बार में पूरा इकट्ठा पैसा जमा करवा दिया और निधि कंपनी को बोल रहे हो कि हर महीने मेरे को इंटरेस्ट दे दो इसके ऊपर। निधि कंपनी वो वाली फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, भी हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक रेकरिंग डिपॉजिट वाली फैसिलिटी भी होती है। रेकरिंग का मतलब है आप थोड़ा थोड़ा पैसा जुड़ रहा है, हर महीने आप थोड़ा थोड़ा जमा करवाए जा रहे हो। अच्छा एफडी में तो क्या होता है कि एफडी में मान लो अगर आपने 5 लाख की एफडी करवाई है तो आप 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट खाते रहो, लेकिन आप उस 5 लाख के पैसे को निकाल नहीं सकते। अगर आप बीच में से थोड़ा थोड़ा पैसा नहीं निकाल सकते, अगर आप निकालोगे तो हम ये मानेंगे कि आपने एफडी तोड़ दी, आपने एफडी तोड़ दी। मगर रेकरिंग डिपॉजिट नाम की एक चीज होती है। रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है वहां पे पहले से नहीं बताते कि आपने कितने की डिपॉजिट करवाई। आप ये कह रहे हो कि मेरे को पता ही नहीं है कि मैं कितने का डिपॉजिट करवाऊंगा, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालता रहूंगा, जितना मेरे पास बचता रहेगा मैं डालता रहूंगा। ऐसे को हम बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। तो दो तरीके की डिपॉजिट होगा, एक होता है फिक्स डिपॉजिट, एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में आपको पहले से पता होता है कि आप 5 लाख 10 लाख कितने का डिपॉजिट करवा रहे हो और आप जमा करवा देते हो और उनको बैंक निधि कंपनी को या बैंक को बोलते हो मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दो। रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है? आपको खुद भी नहीं पता, आप कह रहे हो जितना मेरे हर महीने बढ़ता रहेगा मैं सेव करवाता रहूंगा, इसको इकट्ठा करके बाद में मेरे को 5 साल बाद दे देना जो मेरा बनेगा। तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देती है निधि कंपनी। तो वो वाला सिस्टम एक अलग होता है। और तीसरा होता है कि आप उसको एज अ कमेटी की तरह डालना चाहो कि हर महीने दे रहे हो और बाद में इकट्ठा करके देना, ऐसे वाला सिस्टम भी होता है। तो अलग अलग सिस्टम होते हैं, वो आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। निधि कंपनी कई सारे काम करती है। मैं तो बताया ना गली की कमेटी से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका रोल थोड़ा वाइडर है, इसका रोल थोड़ा वाइडर है। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि आप सबने क्या करा, निधि कंपनी के पास थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करवाया, तो आपने अपनी सेविंग्स कॉस्ट कट कर करके अपने पैसे में से अपनी इनकम में से निकाल के निधि कंपनी जमा करा। निधि कंपनी का सारा पैसा क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। अब निधि कंपनी इस पैसे का क्या करेगी? अब इस वो तो इस पैसे का मजा लेगी ना। निधि कंपनी इसको आगे अदर मेंबर्स को क्या करेगी? इसी पैसे को लोन में बांटेगी। अदर मेंबर्स को वही पैसा क्या करेगी? लोन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और जब वो इनको लोन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बदले में इनसे क्या लेगी? इंटरेस्ट लेगी। तो यही निधि कंपनी की इनकम है, यहीं से वो पैसा कमाती है। मतलब आप लोग, अच्छा बैंक भी तो यही करता है, ये छोटी बैंक की तो है। आप लोग जो बैंक के पास जमा कराते हो वही बैंक आगे उस पैसे को लोगों को लोन में बांटता है और बैंक उससे इंटरेस्ट कमाता है। तो सेम निधि कंपनी भी यही कर रही है। आप निधि कंपनी में जमा करा, निधि कंपनी इस पैसे को आगे लोगों को लोन की फॉर्म में बांट रही है। बस फर्क इतना है कि हर किसी को नहीं बांट रही, खाली अपने मेंबर को लोन की फॉर्म में दे रही है और बदले में उनसे क्या कमाएगी? इंटरेस्ट कमाएगी। ये निधि कंपनी की मेन इनकम है। बाकी जो आप निधि कंपनी का जमा करवा रहे हो, ऐसे इसमें दोनों का फायदा कैसे हो रहा है? निधि कंपनी को फायदा क्या हो रहा है कि उसको बहुत सस्ते रेटों पे पैसा मिल रहा है। अच्छा निधि कंपनी अगर आपको मान लो इंटरेस्ट दे भी रही है, मान लो जो आप निधि कंपनी में पैसा जमा करवा रहे हो, मान लो उसको ऊपर निधि कंपनी आपको 6% इंटरेस्ट दे रही है पर एनम का, तो निधि कंपनी जब आगे लोन बांटती है ना, तो वो 6% पे नहीं बांटेगी, वो बांटेगी 12% से लेकर 18% के बीच में जनरली। तो इसके अलावा आपको, अगर इसके अलावा आप निधि कंपनी इसको, अगर आप 1 लाख रुपए जमा करवाओगे तो निधि कंपनी आपको उसके ऊपर 6,000 रुपए का इंटरेस्ट देगी। लेकिन अगर आप निधि कंपनी से 1 लाख का लोन लेने जाओगे तो आपसे 12% मतलब 12,000 से लेकर 18,000 रुपए तक का इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो ये जो बीच का डिफरेंस है यही उनकी इनकम है। आपने उनको लोन दिया है 1 लाख, आपने उनके पास 1 लाख रुपए जमा कराया, आपको 6% मिल रहा है।
और निधि कंपनी ने उसे 1 लाख को आगे लोन में बांट दिया, उनको 18% मिल रहा था, बीच का 12% उनका डिफरेंस हो गया, वो उनकी प्रॉफिट है। तो निधि कंपनी बैंक की तरह ही काम कर रही है, बस फर्क आपको समझ आ गया कि छोटी बैंक क्यों है एक किस्म से, क्योंकि खाली मेंबर से डील कर रही है, आउटसाइडर से डील नहीं कर रही, इसलिए इसका स्कोप थोड़ा स्मॉलर होता है, इसका नैरो स्कोप होता है। तो कह रहा आपकी सेविंग्स वहां पे इकट्ठी होती है मेंबर से, और फिर उसके बाद ये उसी पैसे को क्या करती है, आगे मेंबर्स को ही लैंड कर देती है, नॉट डीलिंग विद द नॉन मेंबर्स, और आउटसाइडर से डील नहीं करती। Nidhis were not expected to engage themselves in the business of chit fund, hire purchase, insurance or in any other business including investment in the share or debentures। अच्छा, निधि कंपनी आपके पैसे को लेकर ना तो वो चिट फंड का काम करेगी, मैंने आपको बताया ना कमेटी से डिफरेंट है, कमेटी का काम थोड़ा अलग लेवल पे होता है, इनका काम थोड़ा अलग लेवल पे, तो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं ये, ना तो अपने आपको चिट फंड में इन्वॉल्व करेंगे, ना हायर परचेज का मतलब होता है किस्तों पे सामान को बेचना, ना ये वो वाला काम करेंगे, ना ये इंश्योरेंस का काम करेंगे, ना ये इस पैसे को, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, बैंक्स क्या करते हैं, आपसे पैसा लेकर अलग अलग कंपनीज के शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट कर देते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि बैंक के पास तो इतना सारा पैसे का फ्लो होता है कि बैंक के फ्लो का बैंक का कभी भी फ्लो बिगड़ता नहीं है आसानी से, क्योंकि अगर उन्होंने मान लो बहुत सारा पैसा अलग अलग कंपनी के शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट भी कर दिया, स्टिल बैंक के पास डेली बेस पे इतना पैसा आता है कि अगर मान लो किसी को पैसे की जरूरत पड़ेगी और बंदा अपना बैंक से पैसा विड्रॉ करने आया है तो बैंक उसको दे देगा। लेकिन निधि कंपनी का टर्नओवर बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे लेवल पे काम करती है। पता चले निधि आपसे पैसा लेती गई और वो शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट करती गई, तो वो अपने बाकी मेंबर्स अगर उससे लोन मांगना है तो वो लोन ही नहीं दे पाएगी, और अगर किसी मेंबर ने अपना पैसा जमा करवाया है और वही अपना पैसा वापस मांगने का, पता चले निधि कंपनी कहे जी मैंने तो शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दिया, मेरे पास तो अभी है ही नहीं। तो ऐसे हालात ना हो जाए, इसलिए निधि कंपनी को क्या कर रखा है, पहले से ही मना कर रखा है कि आप ये सब इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, खाली आप निधि का काम करोगे, ना आप इंश्योरेंस का काम करोगे, है ना आप इंश्योरेंस का काम करोगे, ना आप चिट फंड का काम करोगे, ना आप हायर परचेज का काम करोगे, आप कोई भी काम नहीं करोगे। समझ आ गई? आगे बढ़ो, नीचे क्या बोलता है, एज स्टेटेड दिस निधि डू देयर बिजनेस ओनली विद मेंबर्स, सच मेंबर्स आर इंडिविजुअल्स, बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रस्ट आर नेवर टू बी एडमिटेड एज मेंबर दीज कंपनीज। ये एक और बड़ा पॉइंट है। अच्छा एक बात बताओ, ये मेंबर से एक शब्द क्लियर हुआ, इसमें एक चीज समझ आ रहा है, ये एक चीज और समझना तुम बड़े ध्यान से, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा मान लो कोई बैंक है, मान लो कोई एनबीएफसी है, अगर कोई इंडिविजुअल इस बैंक के या इस एनबीएफसी के शेयर्स परचेज करना चाहता है तो इनको अलाउड होते हैं, परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम अगर कोई इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई कंपनी है, एलएलपी है, क्योंकि इनकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, ये क्या हो गई, बॉडी कॉर्पोरेट्स हो गई। अगर ये लोग भी इस बैंक वगैरह के शेयर्स परचेज करना चाहें, बैंक के और एनबीएफसी के शेयर्स, तो ये भी परचेज कर सकते हैं, इनको भी अलाउड है। इसका मतलब इनकी निधि कंपनी, सॉरी बैंक और एनबीएफसी के शेयर्स कौन परचेज कर सकता है, मतलब कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई एलएलपी भी हो सकती है, कोई ट्रस्ट भी हो सकती है। इसका मतलब ये सारे लोग ही क्या बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, शेयर होल्डर बन सकते हैं, किसके, मेंबर बन सकते हैं, बैंक के भी एनबीएफसी के भी। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो निधि कंपनी है इसके जो मेंबर्स होंगे वो ओनली इंडिविजुअल्स होंगे, बॉडी कॉर्पोरेट्स को इनका मेंबर बनना अलाउड नहीं है। अच्छा तुम खुद समझो ना, बॉडी कॉर्पोरेट खुद तो डील करती नहीं है, वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब ये निधि कंपनी पहले छोटे लेवल पे काम कर रही है, ये अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करवाती है लोगों की, ये परेशान ही होती रहेगी किससे डील करना है किससे डील नहीं करना। बंदे को तो तुम रोज देखोगे, बॉडी कॉर्पोरेट्स में तो आपको पता है खुद तो वो, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, और निधि कंपनी इतने बड़े लेवल पे काम ही नहीं कर रही है, छोटे लेवल पे काम कर रहे। तो कह रहे निधि कंपनी में हम बॉडी कॉर्पोरेट्स को शेयर होल्डर नहीं बनने देंगे। निधि कंपनी के जो मेंबर होते हैं वो कौन बनेंगे, वो नॉर्मल इंडिविजुअल्स, तुम्हारे मेरे जैसे ह्यूमन बींग्स वही बनेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, एलएलपी, ट्रस्ट, ये सब निधि कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते, शेयर होल्डर नहीं बन सकते। निधि को ही कह रहा है, दूसरा नाम क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। म्यूचुअल बेनिफिट मतलब सबका फायदा है, मतलब जो लोग निधि कंपनी चला रहे हैं उनका भी फायदा है, उनको आपसे पैसा मिल रहा है, वो आपसे पैसा लेकर आगे लोगों को लोन बांट रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। और आपको क्या फायदा मिल रहा है, आपका पैसा हर महीने सेव भी हो रहा है, प्लस आपको हर महीने क्या फायदा हो रहा है, आपका पैसा कलेक्ट होता जा रहा है, प्लस उसके ऊपर अगर आप निधि कंपनी पे डिपॉजिट्स, एफडी वगैरह करवा दोगे तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। प्रिवेलिंग रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ निधि,
निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी से ऐसे को आएगा ना, निधि का ही दूसरा नाम क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मींस अ कंपनी व्हिच सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजेट डिक्लेयर टू बी निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। कह रहा निधि एक कंपनी है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है और आपको अप्रूवल कर देंगे तो आपकी कंपनी निधि कंपनी कहलाएगी। निधि मींस अ कंपनी व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स। ये सब आपको पता ही है। इसका काम क्या, थ्रिफ्ट मतलब कॉस्ट कटिंग करके हर बंदा अपनी कटिंग करके निधि के पास सेव करवाता है और निधि कंपनी आपसे डिपॉजिट्स लेती है एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली। आपसे पैसा लेती है और आगे उसी को लोन की फॉर्म में बांट देती है, लेकिन ले भी मेंबर्स से रही है और देगी भी किसको, मेंबर्स को। दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो गया, सबका म्यूचुअल बेनिफिट है। आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलेगा और निधि कंपनी को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो आगे ज्यादा पैसों पे चढ़ाएगी। और इसको कह रहा है रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। अब वो क्या बोलता है, सेक्शन 4062 प्रोवाइड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट डायरेक्ट दैट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन shall not apply to any निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी or shall apply to any निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी with such exception modification and adaptation as may be specified in the notification। इसका मतलब क्या, तुम बड़ा ध्यान समझना, वैसे इसकी कोई खास रेलेवेंस अभी है नहीं लेकिन फिर बता देता हूं। अच्छा, अभी तो इंडिया में सारी निधि कंपनीज के ऊपर सेम रूल लगते हैं, मतलब आपकी निधि कंपनी है, मेरी निधि कंपनी है, इंडिया में मान लो अगर 100 निधि कंपनी है तो सबके ऊपर सेम रूल्स लगते हैं, यही वाले जो भी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर वो उनमें से कुछ निधि कंपनीज को एग्जम्प्ट करना चाहे कि आप निधि हो लेकिन स्टिल आपके ऊपर निधि कंपनी वाले रूल नहीं लगेंगे सारे के सारे, या लगेंगे लेकिन मॉडिफाई होकर लगेंगे, मॉडिफिकेशन के साथ, एक्सेप्शन के साथ कि कुछ लगेंगे कुछ नहीं लगेंगे। अगर वो ऐसा करना चाहे तो कर सकते, जैसे मान लो ऐसा हो जाए, अभी तो ऐसा है नहीं, अभी तो सारी इंडिया में जितनी निधि कंपनीज हैं सबके ऊपर ये वाले रूल्स यूनिफॉर्मली अप्लाई होते हैं। लेकिन वो ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 4062 के थ्रू पावर आई है, और यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। कह रहा है एमसीए के पास पावर है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मान लो वो 100 निधि कंपनी में से कोई 10 निधि कंपनी या कोई 5 निधि कंपनी जो उनको लगता है कि ये सरकार की है या उनको लगता है कि इनको एग्जम्पशंस देनी चाहिए किसी भी रीजन की वजह से, तो वो या तो उनको कुछ एग्जम्पशन दे सकती है कि आपके ऊपर निधि कंपनी के ये प्रोविजंस नहीं लगेंगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं आगे, या ऐसा बोल सकते हैं कि आपको निधि कंपनी के कोई भी रूल नहीं लगेंगे, आप निधि हो लेकिन स्टिल आपको निधि कंपनी वाले रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास पावर ले ली कि आने वाले टाइम पे अगर ऐसा कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए मतलब ये मान के चलो अभी हम जितने भी रूल्स पढ़ेंगे, अभी हम जितने पढ़े हैं वो सारी निधि कंपनीज पे लगते हैं, लेकिन आपने सिर्फ 4062 में ध्यान क्या देना है, पहला वाले में लिखा है कि शैल नॉट अप्लाई, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये जो जितने भी रूल्स नीचे बताए गए वो सारे के सारे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ निधि कंपनीज को क्या करना चाहे, एग्जम्प्ट करके हटाना चाहे कि इनके ऊपर नहीं लगेंगे तो नहीं लगेंगे। और ऐसा हो सकता है कि वो ये बोल दे कि भाई 90 निधि कंपनीज को सारे रूल्स फॉलो करने हैं, लेकिन बची हुई 10 निधि कंपनीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड कर रही है, एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, 10 5 कुछ भी हो सकती हैं, उनके ऊपर रूल्स लगेंगे तो सही, लेकिन पूरे नहीं लगेंगे, थोड़े थोड़े लगेंगे। कौन कौन से लगेंगे कौन कौन से नहीं लगेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट में बताएगी। ये एक समझो कि आगे के लिए पावर ले ली है। अच्छा, इसके पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन तो इनकी जरूर होगी, सरकार की ये सब ये प्रोविजन डालने के पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन तो जरूर होगी। वो क्या है क्या नहीं वो तो हमें भी नहीं पता, वो तो जब समय के हिसाब से अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट आएगी कुछ पता लगेगा तो बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलो आज की डेट में निधि कंपनी के जितने भी प्रोविजन है सबके ऊपर लगते हैं यूनिफॉर्मली, है ना, सब पे यूनिफॉर्मली लगते हैं। लेकिन कुछ को अगर आने वाले टाइम पे निधि कंपनी की कैटेगरी से एग्जम्प्ट करा जाए कि इनके ऊपर निधि कंपनी के रूल नहीं लगेंगे, कि आप निधि हो तब भी नहीं लगेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एग्जम्प्ट कर सकती है। ठीक है ना। आगे क्या बोलता है, सेक्शन 406 रेड विद सेक्शन 469। अच्छा, 406 तो आपको अभी समझ आ गया, 406 तो निधि कंपनी का ही है, 406 तो किस चीज का है, निधि कंपनी का। 469 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है किस चीज की, रूल्स को इफेक्टिव करने की। अच्छा, जो मिनिस्ट्री रूल्स बनाती है वो रूल्स कब से इफेक्टिव होंगे, कब से इफेक्टिव नहीं होंगे, और वो रूल्स कहां एप्लीकेबल होंगे कहां एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है डिसाइड करने की। और वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंपनी एक्ट ने कहां से आई है, सेक्शन 469 से आई है। और वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहां से आई है, सेक्शन 469 से आई है।
अब इसमें सिर्फ वो इतना बता रहा है कि कह रहा है ये जो निधि कंपनी वाले रूल्स हैं ये 1 अप्रैल 2014 से इफेक्टिव हुए थे। हालांकि अभी रूल्स बहुत सारे बदल चुके हैं। अभी इसमें देखो 2019 की अमेंडमेंट है, अभी आप नीचे देखोगे 2022 की भी अमेंडमेंट है। रूल्स बहुत सारे बदल चुके हैं, लेकिन मेनली जब ये ओरिजिनली रूल्स बने थे तब 1 अप्रैल 2014 को बने थे। तब ये कब बने थे? 1 अप्रैल 2014 को बने थे। तो इसमें वो ये कह रहा है, इस वाले पॉइंट में वो ये कहना चाह रहा है कि जो भी निधि कंपनी है, कौन कौन सी निधि कंपनी के ऊपर ये प्रोविजंस लगेंगे। जैसे अच्छा, जो अभी वाले कंपनी एक्ट में निधि कंपनी का जो सेक्शन है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर निधि कंपनी का सेक्शन क्या है? 406, आपको पता ही है, आपने अभी भी देखा। कंपनीज एक्ट 2013 में निधि कंपनी का जो सेक्शन है वो 406 है। कहां पे? कंपनीज एक्ट 2013 में। लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर निधि कंपनी का जो सेक्शन था वो 620A था। सेक्शन 620A था। कहां पे? कंपनीज एक्ट 1956 में। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर निधि कंपनी का जो सेक्शन था वो कौन सा था? 620A। अच्छा, तो वो ये कहना चाह रहा है कि निधि कंपनी जो अब नए वाले कंपनी एक्ट में 406 में बनेंगी, उनके ऊपर तो निधि कंपनी के प्रोविजंस लगेंगे, लेकिन वो वाली निधि कंपनीज जो पहले से बनी हुई हैं कंपनीज एक्ट 1956 में, उनके ऊपर भी निधि कंपनी के प्रोविजन लगेंगे। इसमें बीच वाला पॉइंट काट दो, सिर्फ वो 2 ही पॉइंट याद रखो। ये 3 पॉइंट याद रखो, बीच वाला काट दो, ऐसे याद रखो बस। किस किस पे लगेंगे निधि कंपनी के प्रोविजंस? बड़े ध्यान से सुनना, कहां कहां लगेंगे। एक मिनट रुको, कहां कहां लगेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। एक तो देखो, ऑब्वियस ही बात है, जब आपको पता है जब कंपनी एक्ट 2013 आया था, उससे पहले इंडिया में कंपनीज एक्ट 1956 था। लेकिन जो कंपनियां कंपनीज एक्ट 1956 में बनी हुई थी, तो ऐसा थोड़ी था कि उनके ऊपर नया वाला कंपनी एक्ट नहीं लगेगा, उनके ऊपर भी नया वाला कंपनी एक्ट लग रहा था, है ना। अब एक बात बताओ, रिलायंस, टाटा, कोई आज की कंपनियां बनी हुई हैं? पहले की बनी हुई हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या कंपनी एक्ट 2013 लग रहा है? उनके ऊपर भी लग रहा है। तो सेम वो ये कह रहे हैं कि जो निधि कंपनियां सेक्शन 620A ऑफ कंपनी एक्ट 1956 में बनी थी, उनके ऊपर भी ये निधि कंपनी के रूल्स लगेंगे। और जो अब नए वाले कंपनी एक्ट में इनकॉर्पोरेट हो रही है एज अ निधि, उनके ऊपर भी 406 के अंदर उनके ऊपर भी निधि कंपनी के प्रोविजन लगेंगे। और तीसरे वाले पॉइंट में एवरी कंपनी डिक्लेयर्ड एज निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। अच्छा, सेकंड और थर्ड में फर्क क्या है? यहां पे भी 406 की बात हो रही है, ऊपर वाले में 406 की बात हो रही है। ऊपर वाले में सेकंड और थर्ड में फर्क क्या है कि वो कंपनी फ्रॉम द डे वन ही निधि कंपनी बन रही है, और नीचे वाले पॉइंट में यह है कि वो पहले निधि कंपनी नहीं थी, वो बाद में उसने अपने आप को निधि कंपनी में कन्वर्ट कराया, उसे डिक्लेयर किया गया एज अ निधि कंपनी, तो उसके ऊपर निधि कंपनी के प्रोविजन लगेंगे। सेकंड और थर्ड पॉइंट में फर्क समझ आ गया? सेकंड पॉइंट में आप इंडिया में फ्रेश कंपनी बना रहे हो, और वो फ्रेश फ्रॉम द डे वन ही निधि कंपनी बना रहे हो। यहां पे शब्द है इनकॉर्पोरेट, तो उसके ऊपर तो निधि कंपनी के प्रोविजन लगेंगे। थर्ड वाले पॉइंट में एवरी कंपनी डिक्लेयर्ड एज अ निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, कि आपकी कंपनी निधि है नहीं, लेकिन वो निधि वाला काम कर रही है, वो पहले नॉर्मल कंपनी जो निधि वाला काम कर रही है और उसने अपने आप को कन्वर्ट कराया निधि में, तो उसके ऊपर भी निधि कंपनी के प्रोविजंस लगेंगे। तो ये था फर्क दोनों पॉइंट्स के अंदर। ठीक है जी, बस आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको निधि कंपनी का बहुत अच्छा खासा बेस क्लियर हो गया होगा, बहुत डिटेल में समझाया आपको। आगे की चर्चा डेफिनेशन वाले पोर्शन से अगली क्लास से करेंगे। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को न्यू न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक्चुअल में बहुत टेक्निकल चैप्टर है, अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ चुकी है इसके अंदर, बहुत सारे रूल्स जमीन आसमान से बदल चुके हैं, उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल हैं जो नॉर्मल बच्चे को समझ ही नहीं आएंगी पढ़ के, लेकिन हम है ना, हम समझाएंगे आपको, आप काहे टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, चलो जी चलो, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।